हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है कोशिका सेल अध्याय थर्ड। तो चलिए बचे हुए पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहले माइक्रोबॉडीज या साइटोसोम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। माइक्रोबॉडीज या साइटोसोम्स गोलाकार सूक्ष्म संरचनाएं हैं और इनका व्यास 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर के बीच होता है। यह कोशिका द्रव में उपस्थित होती हैं और इन पर एकल फास्फोलिपिड की झिल्ली का आवरण पाया जाता है। माइक्रोबॉडीज के अंतर्गत पैराऑक्सीसोम, ग्लाइकोऑक्सीसोम, ग्लाइकोसोम और हाइड्रोजेनोसोम को सम्मिलित किया जाता है। माइक्रोबॉडीज में एंजाइम पाए जाते हैं जो कोशिका के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। पैराऑक्सीसोम नामक माइक्रोबॉडी बृहद अणुओं को विघटित करने में और हानिकारक पदार्थों को डिटॉक्सिफाई करने में यानी निराविष करने में जो है सहायक होते हैं। याद रखिएगा, जो ग्लाइऑक्सीसोम है, ग्लाइऑक्सीसोम नामक माइक्रोबॉडी पादप और कवक में पाए जाते हैं जो संग्रहित लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं जिससे पादपों की वृद्धि में इनका उपयोग किया जा सके। इसके बाद कोशिका चक्र, सेल साइकिल। कोशिका के वृद्धि से लेकर कोशिका के विभाजन से संबंधित सभी क्रमबद्ध घटनाओं को सामूहिक रूप से कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल कहा जाता है। और कोशिका चक्र के अंतर्गत अगर बात करें तो कोशिका की वृद्धि, उसमें उपस्थित डीएनए की प्रतिरूपण तथा दो समान संतति कोशिकाओं यानी डॉटर सेल के द्वारा होती हैं। कोशिका के प्रकार और उसके कार्यों के आधार पर कोशिका विभाजन की प्रक्रियाएं भिन्न भिन्न हो सकती है। मानव कोशिका को एक संपूर्ण कोशिका चक्र तथा कोशिका विभाजन पूर्ण करने में लगभग 24 घंटों का समय लगता है। कोशिका चक्र की जो अनेक अवस्थाएं हैं आप देख सकते हैं। ये है आपका G0, यह है G1 अवस्था, ये S, G2 और M अवस्था। देखिए G1 जो है इस अवस्था के अंतर्गत वृद्धि होता है, इस अवस्था में वृद्धि और प्रतिकृतिकरण होता है। इसके बाद G2 अवस्था के अंतर्गत कोशिका विभाजन और एम अवस्था के अंतर्गत पूर्वावस्था, मध्य अवस्था, पश्च अवस्था, अंत्यावस्था, कोशिका द्रव विभाजन और यह है आपका ये है साइटोकाइनेसिस। ठीक है, देखिए याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहां से यहां तक की जो अवस्था है, ये वाली अवस्था यहां तक, कहां तक? यहां तक, इसको बोलते हैं अंतरावस्था। और ये अवस्था है विभाजन अवस्था का और ये है आपका विश्राम अवस्था। तो कोशिका चक्र की जो अवस्थाएं हैं, जैसे दो अवस्थाएं, अविभाजन अवस्था और विभाजन अवस्था। अविभाजन अवस्था के अंतर्गत जीवन अवस्था आता है जिसमें आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन संश्लेषण होता है। जीवन अवस्था के अंतर्गत एस अवस्था के अंतर्गत डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 अवस्था के अंतर्गत विभाजन की तैयारी होती है। विभाजन अवस्था जो है इसके कुछ फेज हैं, जैसे जो एम फेज है इसके अंतर्गत प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस आता है। तो ये फेज है, याद रखिएगा। सबसे पहले अंतरावस्था के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कोशिका चक्र की इस अवस्था में कोशिका में वृद्धि होती है। जो अंतरावस्था है इस अवस्था में कोशिका में वृद्धि होता है और उसमें उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ यानी जो जेनेटिक मटेरियल है यानी डीएनए की प्रतिकृति का जो है निर्माण होता है। याद रखिएगा, इस अवस्था को पुनः कुछ अवस्थाओं में विभाजित किया गया है, जैसे G1 अवस्था, एस अवस्था, G2 अवस्था। G0 जो फेज है यह कोशिका चक्र की विराम अवस्था है। ठीक है, मतलब कि रेस्टिंग पीरियड होता है। इस अवस्था में कोशिका सामान्य कोशिका चक्र से मुक्त होकर अस्थायी रूप से विभाजित होना बंद कर देती है और अस्थायी विराम अवस्था में पहुंच जाती है। ठीक है, जीवन अवस्था जो है जीवन फेज, इसे प्रथम अंतरावस्था भी कहा जाता है और इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करना प्रारंभ करती हैं, उसके आकार में वृद्धि होता है। इसी अवस्था में विभिन्न कोशिकांगों की जो कॉपीज होता है इनका नव निर्माण होता है। ठीक है, कॉपीज का नव निर्माण होता है। कोशिका के लिए आवश्यक सभी आधारभूत आणविक संरचनाओं जैसे कि आरएनए का उत्पादन होता है और साथ ही अगली अवस्थाओं में प्रयोग किए जाने वाले प्रोटीनों का भी संश्लेषण होता है जीवन अवस्था में। इसी अवस्था में जीवन अवस्था में ही एक नियंत्रण विधि भी सक्रिय हो जाती है जो उचित रूप से डीएनए संश्लेषण को सुनिश्चित करती है। इसके बाद एस फेज आता है, एस अवस्था आता है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो मातृ कोशिका होती है, मातृ कोशिका नाभिक में उपस्थित डीएनए की पूर्ण प्रतिकृति का निर्माण करती है ताकि दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण किया जा सके और इसी अवस्था में सेंट्रोसोम्स की प्रतिकृतियों का भी निर्माण किया जाता है।
सेंट्रोसोम्स कोशिका चक्र भी एम अवस्था के दौरान डीएनए के विभाजन में सहायक होते हैं। G2 अवस्था, G2 फेज में क्या होता है? इस अवस्था में कोशिका और अधिक वृद्धि करती है। G2 अवस्था में जब कोशिका आती है तो क्या होता है? कोशिका का वृद्धि और ज्यादा हो जाता है, वृद्धि बढ़ने लगता है और प्रोटीनों तथा कोशिकाओं का इसमें निर्माण होता है। साथ ही विभाजन अवस्था के लिए सभी संगठकों को व्यवस्थित करती है। G2 की अंतिम स्थिति में एक अन्य चेक पॉइंट सक्रिय होता है जिसे G2 चेक पॉइंट कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है G2 चेक पॉइंट है, यह सुनिश्चित करता है कि कोशिका विभाजन एवं एम अवस्था के लिए सब कुछ तैयार है और इस अवस्था के पश्चात एम अवस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो एम अवस्था के बारे में देख लेते हैं। इसमें क्या होता है? एम अवस्था में कोशिका अपने डीएनए को 2 प्रतिकृतियों में विभाजित कर देती है और साथ ही कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। 2 यानी 2 डॉटर सेल्स का निर्माण हो जाता है। इन्हीं 2 घटनाओं के आधार पर एम अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये जो 2 भाग हैं, पहला है, याद रखिए, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कोशिका के गुणसूत्रों का विभाजन, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है साइटोकाइनेसिस, कोशिका द्रव्य का इसमें विभाजन होता है। कोशिका चक्र की एम अवस्था में संपूर्ण कोशिका का विभाजन होता है और सभी कोशिकांगों का प्रतिरूपण होता है। विभाजन के उपरांत निर्मित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों के संख्या के समान होती है और यह प्रक्रिया समसूत्री विभाजन जो है कहलाती है। और समसूत्री विभाजन की संपूर्ण प्रक्रिया को 5 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। इन 5 अवस्थाओं के बारे में हम लोग मतलब कि क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। पहला अवस्था है पूर्वावस्था, प्रोफेज। पूर्वावस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में क्रोमैटिन धागे परस्पर कुंडलित होकर सघन हो जाते हैं और क्रोमोसोम्स में रूपांतरित हो जाते हैं। गुणसूत्र 2 क्रोमैटिड्स से मिलकर बने होते हैं जो परस्पर सेंट्रोमियर पर जुड़े होते हैं और इसी अवस्था में कोशिका के 2 विपरीत ध्रुवों पर तंतु रेशों का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। ये रेशे माइक्रोट्यूबुला प्रोटीन से निर्मित होते हैं और धीरे धीरे इनकी लंबाई में वृद्धि होती है और अंततः कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जो है प्रारंभ हो जाती है। तो यह है पूर्वावस्था का चित्र, फिगर। देखिए ये है आपका ये है तारक, ये है तारक केंद्र, ये है आपका केंद्रक आवरण, ये है आपका केंद्रिका, ये है आपका अर्ध गुणसूत्र युग्म और ये आपका गुणसूत्र बिंदु। ठीक है, ये ठीक है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये मतलब कि विभाजित होता है, पूरे फिगर में इसको दर्शाया गया है। देखिए ये जो अवस्था है इस तरह से मुड़ते हुए यहाँ पे आता है। फिर यहाँ पे क्या होता है कि ये तारक केंद्र है, इसके अंदर में जो ये वाला एरिया है ये तारक केंद्र है और आप देख सकते हैं कि ये वृद्धि करते हुए यहाँ पे पहुंचता है और फिर इसका जो है निर्माण होता है। तंतु रेशे की लंबाई बढ़ने के दौरान जो है तारक केंद्र एक दूसरे से दूर विस्थापित होते हैं और केंद्रक झिल्ली समाप्त होने लगती है। इसके साथ ही केंद्रक विघटित हो जाता है और इसी के साथ पूरा अवस्था जो है प्रोफेज होता है, संपूर्ण हो जाती है। दूसरा है मध्यावस्था। मध्य अवस्था में तंतु रेशे पूर्णतः विकसित होते हैं तथा केंद्रक झिल्ली पूर्णतः समाप्त हो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है तरकु तंतु, ठीक है, ये है आपका ये जो है ये है तरकु तंतु, ये है आपका गुणसूत्र तरकु तंतु में मध्य में स्थित। ठीक है, तो आप इस अवस्था को देख सकते हैं। पुरावस्था के विपरीत इसमें ध्रुवों पर स्थित रेशे कोशिका के केंद्र की ओर बढ़ने लगते हैं। कोशिका के केंद्र की ओर ये बढ़ने लगते हैं, जो ध्रुव पर स्थित होते हैं, जो पोलर फाइबर्स होते हैं, ये कोशिका के केंद्र की ओर क्या होते हैं? बढ़ने लगते हैं। तो आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है? अच्छा, इसमें कुछ और पॉइंट है। गुणसूत्र स्वयं को तंतु ध्रुवों से लंबवत यानी 90 डिग्री पर व्यवस्थित करते हैं और गुणसूत्र बिंदु के द्वारा तंतु रेशे से जुड़ जाते हैं। तीसरा अवस्था है पश्चावस्था। इस अवस्था में गुणसूत्र में उपस्थित सेंट्रोमियर विभाजन जो है प्रारंभ कर देता है। सेंट्रोमियर विभाजित होने लगता है और युग्मित गुणसूत्रों के जो युग्मित गुणसूत्र हैं इनके क्रोमैटिड धागे एक दूसरे से पृथक होकर गुण मतलब कि जो गुणसूत्र हैं वो क्या होते हैं? युग्मित गुणसूत्र के क्रोमैटिड धागे एक दूसरे से पृथक होकर एक दूसरे से अलग होकर पूर्ण गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, जिन्हें संतति गुणसूत्र यानी डॉटर क्रोमोसोम्स कहा जाता है। तो जो पश्चावस्था है आप देख सकते हैं किस तरह से इनका विभाजन होता है।
अर्ध गुणसूत्र का खिंचाव होकर ये अलग अलग मतलब कि बढ़ जाते हैं। देखिए, संतति गुणसूत्र तंतु रेशों की सहायता से एक दूसरे से दूर कोशिका के विपरीत ध्रुवों की ओर विस्थापित होते हैं। ठीक है, और इस अवस्था के अंत तक कोशिका के प्रत्येक ध्रुव पर गुणसूत्रों का एक समूह जो है उपस्थित हो जाता है। चौथा है अंत्यावस्था। कोशिका विभाजन की इस अवस्था में कोशिका के दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्र लंबे और पतले होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? लंबे और पतले होने लगते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं। और क्या होने लगता है? जब लंबे और पतले होने लगते हैं तो क्या होता है बताइए? तो देखिए, कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ दो समान, अगर बात करें केंद्रिका पूर्णा जो है, अगर दोनों ध्रुवों पर उपस्थित गुणसूत्र जो होते हैं लंबे और पतले होने लगते हैं तथा केंद्रिका पुनः प्रकट होने लगती है, और मातृ कोशिका, जो मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका की केंद्रक झिल्ली के बचे हुए भाग से जो है पुनः केंद्रक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। यह अंत्यावस्था का फिगर यहां पर आप देख सकते हैं। ये इनका यहां पे जो है पतला होना, ये तारक केंद्र युग्म है, ये है आपका केंद्रिका, ये है क्रोमैटिन धागे, ये वाला, और ये कोशिका द्रव्य विभाजन सूत्र। गुणसूत्रों के क्रोमैटिन धागे खुल जाते हैं और समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो जाती है, यानी मातृ कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ दो समान संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाता है। पांचवा अवस्था है साइटोकाइनेसिस का। कोशिका द्रव्य के विभाजन की प्रक्रिया साइटोकाइनेसिस कहलाती है, और यह प्रक्रिया जो है पूर्वावस्था के पूर्व प्रारंभ होती है और अंत्यावस्था के पश्चात जो है समाप्त हो जाती है। साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही जो है दो समरूप संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है, तो याद रखिएगा। और इस पर आधारित जो पहला प्रश्न पूछा गया है, देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की जो मूलभूत यूनिट है वो क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। और सेकंड प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। तीसरा है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे निर्मित होता है? प्रोटोप्लाज्म जो होता है किससे निर्मित होता है? तो याद रखिएगा, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। चौथा है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका में जो है, बताइए, लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। 5 नंबर है, निम्न में से किससे कोशिकाओं का आत्मघाती बैग कहा गया है? आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को आत्मघाती बैग कहा जाता है, याद रखिएगा। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है? किसे कोशिका का ऊर्जा यानी पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का यानी पावर हाउस कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस, सेल ऑफ पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रश्न संख्या 7 है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है। कौन है? कौन जो है श्वसन श्रृंखला का उपयोग करके पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। 8 नंबर है, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो लाल रक्त कोशिका में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 9 नंबर है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताइए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है, न्यूक्लियस के बाहर, जो न्यूक्लियस है इसके बाहर डीएनए कहां पाया जाता है? तो न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। 11 नंबर है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में उपस्थित रहता है किंतु आरएनए में नहीं?
तो बताइए क्या डीएनए में उपस्थित रहता है और आरएनए में अनुपस्थित रहता है? तो थायमीन डीएनए में रहता है लेकिन आरएनए में अनुपस्थित रहता है, थायमीन। 12 नंबर है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है। आरएनए का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या है? आरएनए का प्राथमिक कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आप लोग कमेंट बहुत कम कर रहे हैं, कमेंट किया करिए। आनुवांशिक यूनिट यानी जीन होते हैं। प्रश्न संख्या 13 में पूछा गया कि जो आनुवांशिक यूनिट या जीन जो होते हैं किसमें होते हैं? तो आनुवांशिक यूनिट या जीन होते हैं गुणसूत्रों में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक, याद रखिएगा, यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 15 है, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? तो नाम याद रखिएगा, फ्रेडरिक मीसर। फ्रेडरिक मीसर ने डीएनए को अलग किया था। डीएनए के दो स्टैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? डीएनए के दो स्टैंड किस प्रकार बंधे होते हैं? किससे बंधे होते हैं? किस बॉन्ड्स के द्वारा? तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स के द्वारा, याद रखिएगा। 22 नंबर है, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? विषाणु में आपको बताना है कि 4 ऑप्शन हैं, आपको देखकर बताना है कि इसमें से कौन जो होता है एक विशेषता नहीं होता है विषाणु में। तो विषाणु में जो विशेषता नहीं होता है वो होता है कोशिका भित्ति की उपस्थिति। कोशिका भित्ति की उपस्थिति यानी विषाणु में कोशिका भित्ति नहीं होता है। विषाणुओं में क्या होता है? विषाणुओं में क्या होता है? या तो बताइए, क्या डीएनए होगा या आरएनए? दोनों, या तो आरएनए या डीएनए। तो देखिए, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए। विषाणुओं में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 24 है, यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे निर्मित होती है? तो फास्फोलिपिड से। किसे? फास्फोलिपिड। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में जाने पर कोशिका आगे विभाजन नहीं करती है? तो देखिए, G0 जो है इसको बोलते हैं विरामावस्था। जब G0 अवस्था में कोशिका जो है पहुंच जाती है तो इसका जो है विभाजन नहीं होता है, ये विरामावस्था में पहुंच जाती है। किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है, किस वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, हक्सले ने। किसने? हक्सले ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लाइसोसोम्स हैं। लाइसोसोम्स क्या है? तो इसका सही जवाब है लाइसोसोम्स पाचन केंद्र हैं, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 28 नंबर है, पूछा गया कि पादप कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग जो जंतु कोशिका में नहीं होते हैं क्या कहलाते हैं? पादप कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन जंतु कोशिकांग में ये नहीं, जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन है। देखिए, हरित लवक। हरित लवक जो है ये पादप कोशिका में पाया जाता है लेकिन जंतु कोशिका में नहीं। हरित लवक जो है पादप कोशिका में पाए जाने के कारण ही जो है वो प्रकाश का प्रयोग करके, प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में पोषण के लिए भोजन को तैयार करते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और क्लोरोप्लास्ट के कारण ही पत्तियों का रंग जो है हरा होता है और हरे होने के कारण ही ये जो है मतलब कि फोटोसिंथेसिस का जो कार्य है संपन्न करती हैं पत्तियां। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 29, जब गुण सूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में विभाजन होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब गुण सूत्रों में बिना विभाजन के कोशिका में अगर विभाजन होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं, बताइए, अमाइटोसिस। अमाइटोसिस कहते हैं, असूत्री विभाजन कहते हैं। तो अमाइटोसिस यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है? कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है बताइए?
कोशिका झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और आपका नेक्स्ट है, मनुष्यों में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। मनुष्यों में कितने 22 + 1 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। देखिए, ये जो 23वां गुणसूत्र होता है, जो 1 पेयर होता है, ये लिंग को निर्धारित करता है। मनुष्यों में X और Y क्रोमोसोम्स होते हैं और स्त्रियों में XX क्रोमोसोम्स होते हैं। जब पुरुष का Y क्रोमोसोम और स्त्री का X क्रोमोसोम मिलेगा तो क्या मेल को जन्म देगा, लड़का जन्म होगा, लड़का का जन्म होगा। और जब पुरुष का X क्रोमोसोम और महिला का X क्रोमोसोम मिलेगा तो लड़की का जन्म होगा। तो याद रखिएगा, तो 23 जोड़े जो है क्रोमोसोम होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? किस वैज्ञानिक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार प्रश्न पूछा भी गया है, तो याद रखिएगा, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन से जीव कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं? वह कौन से जीव हैं जो कोशिका सिद्धांत, कोशिका थ्योरी का जो है, सेल थ्योरी का जो है पालन नहीं करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विषाणु। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 34 नंबर है, निम्नलिखित में से किस जीव को सजीव और निर्जीव के मध्य के कड़ी माना जाता है? किस जीव को सजीव और निर्जीव के बीच के कड़ी माने जाते हैं? तो विषाणु। विषाणु को सजीव और निर्जीव के मध्य जो है कड़ी माना जाता है। देखिए, विषाणु जो होता है कुछ समय के लिए ये मतलब कि अनएक्टिव रहता है, निर्जीव रहता है, और ये निर्जीव की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब इसको अनुकूल स्थितियां प्राप्त हो जाती हैं तो ये सजीव हो जाता है, जिंदा हो जाता है और सजीव की तरह ये व्यवहार करता है। 35 नंबर है, निम्नलिखित वर्गों को सुमेलित करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए सुमेलित करते हैं। वर्ग ए और वर्ग बी को आपको मिलान करना है, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप बताइएगा। सबसे बड़ी पादप कोशिका को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी जो पादप कोशिका है, इसको बोलिए, वर्ग बी के साथ जो है आपको मिलान करना है। सबसे बड़ी पादप कोशिका, इसका जो संबंध है वह है कार्लेपोटैक्सीफोलिया से। सबसे बड़ी पादप कोशिका है कार्लेपोटैक्सीफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका जो है इसको बोलते हैं शुक्राणु, स्पर्म। मानव में सबसे बड़ी जो कोशिका है वह आपका बताइए। मानव में सबसे जो बड़ी कोशिका है यह है तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ी जो कोशिका है वह आपका बताइए। सबसे बड़ी जो कोशिका है वह है आपका शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। 36 नंबर में आपको बताना है, 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित जीवों की कोशिका भित्ति और उसके निर्माणकर्ता पदार्थ के आधार पर वर्गों को सम्मिलित करके सही विकल्प का चयन कीजिए। तो एक तरफ कोशिका भित्ति और दूसरे तरफ निर्माणकर्ता पदार्थ दिए गए हैं, तो मिलान कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, पादप कोशिका जो भित्ति है, पादप कोशिका भित्ति, इसके जो निर्माणकर्ता जो पदार्थ है वो है आपका सेल्यूलोज। जीवाणु कोशिका भित्ति के निर्माणकर्ता जो पदार्थ है क्या है, वह है आपका पेप्टोग्लाइकन। शैवाल कोशिका भित्ति का जो निर्माणकर्ता पदार्थ है क्या है बताइए, वह है आपका ग्लाइकोप्रोटीन। और कवक कोशिका भित्ति का जो निर्माणकर्ता पदार्थ है वह है आपका ग्लूकोसेमिन। तो पादप कोशिका भित्ति का जो निर्माणकर्ता पदार्थ है सेल्यूलोज है, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टोग्लाइकन, और शैवाल कोशिका भित्ति का जो निर्माणकर्ता पदार्थ है ग्लाइकोप्रोटीन है, और कवक कोशिका भित्ति का जो निर्माणकर्ता पदार्थ है वह ग्लूकोसेमिन, ग्लूकोसेमिन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में टिश्यूज के बारे में यानी ऊतक के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप चैनल के जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है
यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का और टेलीग्राम क्विज ग्रुप का, इस लिंक को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे प्रत्येक दिन करेंट अफेयर, इंपॉर्टेंट जो अपडेट्स होते हैं, फैक्ट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है, ये सभी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। और जो एनसीईआरटी बायोलॉजी का जो पीडीएफ है ये भी अवेलेबल है, अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाकर वहां पे जो अपडेट इंफॉर्मेशन है वहां से आप जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। किस तरह से प्राप्त करना है ये इंफॉर्मेशन वहां पे अपडेट किया गया है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।